खाना लगा दिया टेबल पर, खा लेना। लेकिन तुम नहीं खा रही हो क्या? ओह, अब समझ आया। भूख लग गई होगी तो तुमने पहले ही खा लिया होगा। तुम्हारे बिना कभी आज तक डिनर किया है क्या मैंने? अरे तो फिर क्या हुआ? ओह, समझा। आज तुम अपनी फ्रेंड के घर गई थी ना, वहीं कुछ हुआ है पक्का। तुम तो अच्छे से जानते हो ना अंकुश, दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहना कितना मुश्किल है। ऊपर से यहाँ की लेविश लाइफस्टाइल। पता है मेरे सभी फ्रेंड्स के पास कितनी महंगी महंगी गाड़ियाँ और फ्लैट्स हैं। नहीं, मेरा मतलब है मैं खुद को उनसे कंपेयर नहीं कर रही, लेकिन अगर हमारे पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिसे बेचकर हम अपने शौक पूरे कर सके तो हमें करना चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कोई प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो तुम फौरन ले लो, उन्हें इनकार मत करो। अरे मैं अपनी नहीं बल्कि तुम्हारी उस पुश्तैनी प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ जो गांव में है। तुम अपने भैया भाभी से बात करो कि हमें वो प्रॉपर्टी दे दे या उसके बदले हमें पैसे दे दे। अरे वो तो बेचारे खुद गाय भैंसों के बीच में रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, फिर भला वो कहाँ से हमें कैश देंगे। और दूसरी बात यह है कि अब गांव की प्रॉपर्टी में मेरा कोई हिस्सा बचा ही नहीं है। तुम्हें याद है जब हम होटल मैनेजमेंट कर रहे थे तो तुम्हें एक स्टार्टअप करना था, वो रेस्टोरेंट वाला। उसके लिए वो 40 लाख उस गांव की कुछ प्रॉपर्टी को बेच कर ही आए थे। तो मेरा हिस्सा तो वहीं खत्म हो गया। और रही रेस्टोरेंट चलाने की बात, तो वो तुम चला नहीं पाई। मुझे ब्लेम मत करो, मैं नहीं चला पाई रेस्टोरेंट। अरे अगर मैं उस रेस्टोरेंट को समय देती ना तो तुम्हें जो 3 वक्त का खाना मिल पाता है ना, वो नहीं मिल पाता। ये है कनिका जो अपने पति अंकुश के साथ दिल्ली शहर में रहती थी। अंकुश एक बड़ी कंपनी में काम करता था। अंकिता के सास ससुर का स्वर्गवास हो चुका था। अब घर में बड़ों के नाम पर उसके जेठ जेठानी थे जिन्हें कनिका पसंद नहीं करती थी। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक रोज कनिका के कुछ फ्रेंड्स उसके घर आती हैं। मैं तो कहती हूँ अब तू भी बेबी प्लान कर ले, फिर मेरे वंश के साथ खेलने के लिए एक दोस्त हो जाएगा। तो तू ही कर लेना एक और बच्चा। वंश को दोस्त देने के चक्कर में मैं तो इतना रिस्क नहीं ले सकती। रिचा ठीक कह रही है कनिका, और वैसे भी तू 32 की तो हो ही चुकी है, अब और ज्यादा लेट मत कर। कहीं ऐसा ना हो कि फिर तू माँ बनने के लिए तरसे और डॉक्टरों की फीस ही भरती रहे। अपनी सहेलियों की ये बात सुनकर कनिका बेबी प्लान करने के बारे में सोचती है और कुछ ही दिनों में वो प्रेग्नेंट हो जाती है। ऐसे 4 महीने बीत जाते हैं। एक रोज अंकुश ऑफिस के लिए तैयार होकर जा रहा होता है कि तभी कनिका कहती है, आज ऑफिस मत जाओ ना अंकुश, आई एम नॉट फीलिंग वेल। कनिका डार्लिंग, मैं ऑलरेडी तुम्हारे मूड स्विंग के चक्कर में 3 दिन का ऑफ ले चुका हूँ। अब आज भी अगर ऑफिस नहीं गया ना तो बॉस मेरी हमेशा के लिए छुट्टी कर देंगे। और अगर ये नौकरी चली गई ना तो हमारे आने वाले बच्चे का खर्च कैसे चलेगा? अरे उसका छोड़ो, लेकिन हमारा खुद का खर्चा कैसे चलेगा बताओ? वैसे तुम एक काम क्यों नहीं करती, मम्मी जी को कुछ दिन के लिए अपने पास क्यों नहीं बुला लेती? वो होंगी तो तुम्हारा ख्याल अच्छे से रख भी लेंगी और मैं भी बिना टेंशन ऑफिस चला जाऊंगा। अपने पति की बात मानकर कनिका अपनी माँ को फोन लगाती है और 5 बार फोन लगाने के बाद उसकी माँ रमोला फोन उठाती है। माँ कब से फोन कर रही थी, आखिर हो कहाँ तुम? बेटा मैं तो जुहू बीच मुंबई आई हूँ घूमने। बच्चों की शादी करवा दी, सभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई, तो सोचा अब अपने लिए थोड़ा समय निकाल लो। शादी के बाद घर गृहस्थी की जिम्मेदारी ऐसी पड़ी कि खुद के लिए फुर्सत ही नहीं मिली। अच्छा वैसे बता फोन क्यों किया था? माँ इस प्रेगनेंसी में ना अकेले में जी घबराता है, कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाओ ना। तभी तो तुझे कहा था थोड़ा रुक कर प्लान करना था। अभी बहू के बच्चे को 6 महीने हुए नहीं कि तूने नंबर लगा दिया। बहू की बेटी की चड्डियाँ धो धो करना मेरे हाथ खिस गए हैं। अब तेरी उल्टियाँ आकर साफ करूँ क्या? ना बाबा ना, अभी मेरे बस का नहीं है। तो आप यहाँ नहीं आ रहे हो मम्मी? अब तू मेरी उम्र भी तो देख। मेरे घुटने अब जवाब दे गए हैं। और वैसे भी, और हाँ वैसे भी इसके बाद मेरी शिरडी और सिंगड़ापुर मंदिर की ट्रिप है। अगर वो कैंसिल कर दी ना तो पैसे जाएंगे वो अलग, और ऊपर से शनि महाराज मुझसे नाराज होंगे वो अलग। ना बाबा ना, उनका प्रकोप मैं नहीं झेल सकती। तो एक काम कर, गांव से अपनी उस गवार जेठानी को बुला ले। उस गवार को बुलाकर मैंने सोसाइटी में अपनी कोई नाक थोड़ी ना कटवानी है, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। नौकरानी रखूंगी तो वो कुछ घंटे के लिए आएगी और ऊपर से पैसे लेगी वो अलग। जिस जेठानी को फोन किए हुए कई साल बीत गए, जो देवरानी न किसी त्योहार और न कभी जन्मदिन पर अपनी जेठानी को फोन करती, वो आज अपने मतलब के लिए उसे फोन करती है। नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप? अरे देवरानी जी आप कैसी हो? सब ठीक तो है ना? हमने कितनी बार तुम्हें फोन लगाया, लेकिन हर बार कोई औरत एक ही बात कहती, रॉन्ग नंबर। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी भाभी। अच्छा वैसे मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहती हूँ, हमारे खानदान का चिराग आने वाला है। अब मेरे लिए सास समान तो आप,
इसलिए सबसे पहले आपको ही ये खुशखबरी सुना रही हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है तुमने। जी तो भाभी, मैं ये कह रही थी कि बहुत समय हो गया आपसे मिले हुए, तो आप कुछ दिनों के लिए शहर क्यों नहीं आ जाती? हाँ हाँ, इतनी अच्छी खबर सुनाई है तुमने, तो मैं तो तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। 2 दिन बाद ही कनिका की जेठानी सुनीता सर पर बक्सा लिए शहर पहुंच जाती है। कनिका जैसे ही दरवाजा खोलती है तो कनिका सर पर रखे बक्से को देखकर चौंक जाती है। भाभी, ये बक्सा? आपके पास एक ट्रॉली बैग भी नहीं है क्या? अच्छा खैर, अंदर आ जाइए। फिर शाम को कनिका, भाभी मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना दीजिए ना, बहुत भूख लगी। हाँ हाँ, हम अभी सबके लिए खाना बना देते हैं। ये भली सुनीता थकी हारी आती और घर के कामकाज में लग जाती है। कनिका ने उसके आने से पहले ही काम वाली बाई की भी छुट्टी कर दी थी। सुनीता खाने में 2 तरह की सब्जियां और साथ में मीठा बना लेती है। फिर कनिका नाटक करते हुए कहती है, भाभी अब आप आराम कर लीजिए, मैं बर्तन धो देती हूँ। वैसे उठा तो नहीं जा रहा। तुझे किसने कहा है उठने के लिए? मैं आ गई हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। तू तो बस पैर ऊपर करके आराम कर ले अब। इसी तरह सुनीता ही घर के सारे काम करने लगती है। एक रोज कनिका का जी मचलता है और वो हॉल में बैठे बैठे ही उल्टी कर देती है। कोई बात नहीं, ऐसी अवस्था में ये सब होता है, तू आराम कर, मैं ये सब साफ कर देती हूँ। सुनीता बिना किसी घिन के वो सारी उल्टी साफ कर देती है। ऐसे दिन बीतते हैं। एक रोज कनिका का मन बाहर जाने का होता है। आज मुझे बाहर का खाना खाने का मन है, तो अंकुश तुम मुझे डिनर पर ले चलो। ये सुनकर कनिका भी साड़ी बदल कर आ जाती है। भाभी आप ऐसे तैयार होकर आई हैं, लोग क्या कहेंगे? अच्छा वैसे मैं कह रही थी, जब से आप आई हैं ना तो हमारी प्राइवेसी खत्म हो गई है, इसलिए मैं अंकुश के साथ अकेले में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। तो हम दोनों डिनर पर जा रहे हैं, आप घर पर ही रहिए और यहीं कुछ बनाकर खा लेना। वो दोनों खुद ही डिनर पर चले जाते हैं। दिन बीतते हैं। एक रोज कनिका की कुछ सहेलियां घर पर आती हैं, जिससे कनिका सुनीता को अपनी नौकरानी बताकर इंट्रोड्यूस करवाती है। लेकिन सुनीता को बुरा नहीं लगता, वो चुपचाप उसकी सहेलियों की अच्छे से खातिरदारी करती है। अब कनिका का 9वां महीना शुरू हो गया और अब गांव से उसका जेठ उमेश भी आ जाता है, जिसे देख कनिका मुंह बनाकर चली जाती है। दिन में अंकुश का फोन कनिका के पास आता है। मेरे कुछ क्लाइंट्स मेरे साथ आ रहे हैं डिनर पर, तो कुछ अच्छा सा बनाकर तैयार कर लेना। सुनीता सबके लिए तरह तरह का खाना बनाकर तैयार कर देती है, लेकिन जब अंकुश उन क्लाइंट्स के साथ घर पहुंचता है तो वो उमेश को देखते ही उसके पैरों में पड़ जाते हैं। अरे अरे सर आप यहाँ? अरे सर कैसे हैं आप? अरे और मैडम भी आई है क्या? तभी सुनीता हाथ में पकौड़े और समोसे लेकर बाहर आती है। अरे मैडम आप क्यों काम कर रही हैं? लाइए ये प्लेट मेरे पास दीजिए, आप यहाँ बैठिए। हमारे लिए तो आप दोनों प्रेरणा हैं। इतनी बड़ी कंपनी के मालिक मालकिन होना, फिर भी हर काम करना और गांव की सीधी सादी जिंदगी जीना, वाह भाई वाह। जी ये तो मेरे जेठ जेठानी है जो गांव में रहते हैं, आपको कोई गलतफहमी हुई है? अरे नहीं जी, अरे क्या बात कर रहे हो? ये देशी मिल्क कंपनी के मालिक हैं जो गांव में रहकर बड़ी कंपनी चलाते हैं। और अंकुश तुम्हें याद है, एमबीए करने के बाद तुम नौकरी ढूंढ रहे थे, वो इनके रेफरेंस से ही तुम्हें मिली है। ये सुनकर कनिका और अंकुश हैरान रह जाते हैं। कनिका को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी होती है और वो उनसे अपने किए की माफी मांगती है। सुनीता और उमेश भी उन्हें माफ कर देते हैं। फिर कनिका की डिलीवरी तक वो सब खुशी खुशी साथ में रहते हैं।